रशिया युद्ध हारेगा। पूरी दुनिया की मीडिया ने यही प्रेडिक्ट किया था। रशिया के पास मिलिट्री पावर है, एक्सपीरियंस है और एक पावरफुल लीडर भी। फिर भी एक मॉडर्न दुनिया में रशिया हारेगा। यूक्रेन पर अटैक करने के अगले ही दिन रशियन रूबल 40% नीचे गिरा। रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया और सैंक्शंस के थ्रू रशिया की इकोनॉमी पर सीधा अटैक किया गया। आज वॉर शुरू होकर 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। आज तक तो रशिया डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। रशियन रूबल इस साल की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। यूक्रेन का इन्वेजन अभी भी चालू है और तो और रशिया ने यूरोप के अगेंस्ट एक जंग का ऐलान कर दिया। फिजिकल वॉर नहीं, इकोनॉमिकल वॉर। रशिया का एग्रेशन सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और इसमें सीखने के लिए बहुत सारे लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया ने सर्वाइव करने के लिए किन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया और भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। आई नो आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स, लेकिन पॉइंट को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, अ वॉर इज अ टेरिबल थिंग और इस इंसिडेंट्स की वजह से कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं। तो रशियन अग्रेशन सही है या नहीं, इसका डिसीजन आप खुद लीजिए। इस वीडियो का फोकस हम सिर्फ इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर करना चाहते हैं। चैप्टर 1, वॉर ऑफ परसेप्शन। सोचिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नेल्स। हैमर्स यानी वो लोग जो पावरफुल होते हैं, जो दूसरों को डोमिनेट करते हैं, और दूसरे होते हैं नेल्स, जो पावरलेस होते हैं, जिन पर ये हैमर्स अत्याचार करते हैं। दुनिया के नजरिए से सही और गलत इसी हैमर और नेल फिलॉसफी से डिसाइड होता है। इसे कहते हैं वॉर ऑफ परसेप्शन। एक मॉडर्न डे वॉर एक वॉर ऑफ परसेप्शन होती है क्योंकि हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक वॉर कोई भी जीते या हारे, इम्पैक्ट सब पर होता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस देश पर होता है जो पहले वार करता है, अनलेस ऑफ कोर्स वॉर अमेरिका कर रहा हो। चैप्टर 2, रशिया को अंदर से तोड़ने की कोशिश। यूएस और दूसरे यूरोपियन देश मिलिट्री सपोर्ट देने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि उसका मतलब सीधा वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था। सो दे चोज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय रशिया, दैट इज टू डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमी। रशिया रातों रात दुनिया की सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्री बन गया। लेकिन ये सैंक्शंस होते क्या? सैंक्शंस यानी पेनल्टीज जो एक देश दूसरे देश पर इम्पोज करता है। रशिया के ऊपर जो इंटरनेशनल लोन्स है, उनके पेमेंट्स करने के लिए रशिया के पास पैसे नहीं है क्योंकि यूएस ने रशिया के जो पैसे यूएस बेस्ड बैंक्स में थे उन्हें ब्लॉक कर दिया। सारे मेजर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट्स और डिफिकल्ट हो। यूरोप के सारे देशों ने कहा कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना 2022 के एंड तक बंद कर देंगे। यूएस, यूके, ईयू और कैनेडियन एयर स्पेस में से रशियन फ्लाइट्स को गुजरना भी बैन कर दिया गया। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, स्टारबक्स जैसी कंपनीज ने रशिया से विड्रॉ कर दिया। यहाँ तक रशियन वोडका पर भी हेवी टैक्स लगाया गया। सोचिए, ऐसे हेवी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ होगा। मोर इम्पोर्टेंटली वहां के लोगों पर क्या इंपैक्ट हुआ होगा। इन्फ्लेशन 9% से 17% तक पहुंच गया। बेसिक चीजें जैसे शुगर, स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस 25 से 30% तक ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। बिजनेसेस जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में डील करते थे वो रातों रात बंद हो। आइडिया ये थी कि अगर रशियन इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई तो ये वॉर लड़ना रशिया के लिए इम्पॉसिबल हो जाए। सैंक्शंस का इस्तेमाल करके इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करना वेस्ट की पुरानी आदत है। उन्होंने ईरान के साथ भी यही किया। ईरानियन रियाल 400% तक नीचे गिरा, एक्सपोर्ट्स ना के बराबर हो गए। ईरान खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन रातों रात ईरान में ही ऑयल अनअफोर्डेबल हो गया। लेकिन रशिया में कुछ और ही हुआ। चैप्टर 3, तो रशिया सर्वाइव कैसे कर रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इतने सीरियस पेनल्टीज के बाद, सैंक्शंस के बाद भी रशिया सर्वाइव कर रहा है और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रहा है कि यूरोप में रिसेशन आने वाला है। कैसे? एक 3 लेटर वर्ड की वजह से, गैस। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, गिव अप और स्टैंड अप, और रशिया ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। रशिया रियलाइज की जरूरत सिर्फ उन्हें ही नहीं, यूरोप को भी थी। अगर रशिया यूरोप को नेचुरल गैस और ऑयल बेचता है तो यूरोप भी तो रशिया से नेचुरल रिसोर्सेज खरीदता है। सैंक्शंस ने पुतिन को मानो एक फ्री हैंड दे दिया, यूरोप का गैस सप्लाई कट करके यूरोप को आने वाले विंटर में कंप्लीटली फ्रीज करने के लिए। नॉर्थ स्ट्रीम 1 रशिया से जर्मनी जाने वाली एक पाइपलाइन है। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया ने अपने ही साइड से सप्लाई कम कर दिया। वॉर शुरू होने से पहले यूरोप का 40% गैस रशिया से आता था। आज ये नंबर घटकर 15% हो गया। एज अ रिजल्ट यूरोप में गैस प्राइसेस 144% तक यानी ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गए हैं। अब यूरोप के पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूएस और कतार से बाय शिप इंपोर्ट करे, जो काफी एक्सपेंसिव है, और दूसरा नॉर्ड स्ट्रीम 1 की तरह कोई और पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करे
जिसमें एटलीस्ट कुछ साल जाएंगे। दोनों ही ऑप्शंस प्रैक्टिकल नहीं है। विंटर्स में पूरा यूरोप नेचुरल गैस का इस्तेमाल घरों को गर्म रखने के लिए करता है, जहां टेम्परेचर्स कुछ विलेजेस में -28 डिग्रीज तक भी जाते हैं। यूरोप रशियन गैस पर डिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट है फूड। दुनिया का 25% व्हीट रशिया और यूक्रेन से आता है। रशिया और यूक्रेन दुनिया का ब्रेड बास्केट माना जाता है। 80% सनफ्लावर ऑयल इन दो देशों से आता है। जब तक वॉर चलती रहेगी तब तक फूड प्रोडक्ट्स पूरे यूरोप में एक्सपेंसिव होने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है रूबल। वॉर शुरू होने के बाद रशियन करेंसी 40% तक गिर गई, लेकिन अब डॉलर के कंपैरिजन में साल की शुरुआत से भी वो 11% ऊपर। ऐसा क्यों? रशिया की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। रशिया के सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 9.5% से सीधा 20%। इससे हुआ ये कि जो भी फॉरेनर्स रूबल में इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे थे, उन्हें काफी बड़ा इंसेंटिव मिला अपनी इन्वेस्टमेंट ना बेचने के लिए। प्लस जो भी इंपोर्टर्स गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें रशिया ने पेमेंट रूबल्स में करने पर मजबूर किया। यानी जो यूरोप रशिया की फंडिंग कट करना चाहता था, वो इनडायरेक्टली रशिया के वॉर को फंड कर रहा है और उनके रूबल की प्राइस भी बढ़ा रहा है। आज रूबल 7 सालों में स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर है। एज अ रिजल्ट रशिया में नहीं, यूरोप में एक हैवी रिसेशन आने के चांसेस। कई देशों की जीडीपी गिर रही है और इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई। इस पॉइंट पर हमारे दोस्त गणेश ने थिंक स्कूल पर एक काफी अच्छा वीडियो बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भारत इस सारे इंसिडेंट से क्या सीख सकता है। यूरोप और अमेरिका की मीडिया ने बार बार ऐसा कहा है कि भारत रशिया के इन्वेजन को फंड कर रहा है, क्योंकि भारत आज भी रशिया से ट्रेड कर रहा है। बट इज इट फेयर? If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. आज तक ना ही कभी भारत ने किसी दूसरे देश के साथ वॉर शुरू की है, और इसके बाद भी भारत कभी भी फर्स्ट ब्लड यानी पहला वार नहीं करेगा। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का सामना कैसे किया जा सकता है, ये हमें रशिया और चाइना से सीखना ही होगा। अग्रेसिव बनकर नहीं, असर्टिव बनकर सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना होगा। क्रिटिसिज्म के बाद भी भारत ने रशिया के साथ ऑयल और डिफेंस डील्स कैंसिल नहीं की है। ये हमारे लिए एक काफी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। US has exempted India from CAATSA, which allows them to punish countries which deal with offenders as per them. भारत आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। श्योर, एज इंडिविजुअल्स हमारी परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू भारत से आता है। ये एक फैक्ट। भारत के लिए एक और इम्पोर्टेंट लेसन है। रशिया आज अपने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करता है और सारे फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है। रशिया में गाड़ियां बाहर से आती है अलोंग विद अ होस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एयरलाइन स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एटसेट्रा। जिस तरह ट्रेड रुकने पर EU का नुकसान हो रहा है, वैसे ही रशिया का भी नुकसान हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि रशिया की मीडिया कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में है, इसलिए ग्राउंड रियलिटी हम तक नहीं पहुंचती। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि रशिया आत्मनिर्भर नहीं है, रशिया भी वेस्ट पर डिपेंडेंट है। वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, क्या भारत का हाल भी सिमिलर है? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा नहीं है कि रशिया में वॉर के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इनफैक्ट कई सारे प्रॉब्लम्स है। कैच ये है कि रशिया ने अपना डेटा ही रिवील करना बंद कर दिया। रशिया ने ये बताना बंद किया है कि यूएस, यूरोप, कनाडा ने अपनी एयर स्पेस बंद करने की वजह से एयरलाइंस का कितना नुकसान हो रहा है। ऑयल इंडस्ट्री पर एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट हुआ है, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि डेटा ही नहीं है। जो रशियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें चुप किया जा रहा है। तो रशिया का असल में अंदर से क्या हाल है, ये हम जान ही नहीं सकते। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि भारत को रशिया से असर्टिव रहना सीखना होगा। भारत को आंख झुका कर नहीं, आंख उठा कर नहीं, आंख मिलाकर बात करना सीखना होगा। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन इतना पावरफुल कैसे बना, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और एक कॉमेडियन यूक्रेन का प्रेसिडेंट कैसे बना, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।